ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड जियांग को देखते हैं जो मेल लीड जांग के साथ रोमांस कर रही होती हैं और वो दोनों वाइल्ड किस कर रहे होते हैं। तभी जियांग जांग को कहती है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? तो वो कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिस पर वो उसको कहती है, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे OCD है और मैं किसी की यूज की हुई चीजें यूज करना पसंद नहीं करती। तो वो कहता है, हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन तुम बताओ तुम मुझसे पहले कितनी बार ये सब कर चुकी हो? लेकिन वो उसको जवाब देने की जगह उसको सेड्यूसिंग करने लगती है और कहती है, क्यूट बॉय, अगर आज रात तुमने मुझे खुश कर दिया ना तो तुम्हें इसका बहुत फायदा होने वाला है। जो सुनकर वो उसको कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हें क्यूट लगता हूँ? चलो आओ तुम्हें बताता हूँ कि कितना बड़ा हूं मैं। जिसके बाद वो उसको उठाकर बेड पर ले जाता है और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों सो रहे होते हैं। तभी जियांग की आंख खुलती है और वो उठने की कोशिश करती है तो जैंग उसको फिर से लिटा लेता है और कहता है, मुझे एक दफा और करना है। लेकिन वो उसको इग्नोर करती है और अपने पर्स में से बहुत सारे पैसे निकालकर जैंग को देती है और कहती है, कल रात तुमने मुझे खुश कर दिया, ये तुम्हारी टिप है। तो वो कहता है, इसका क्या मतलब है? जिस पर वो उसको कहती है, मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। और ये सुनकर वो चुप हो जाता है। जिसके बाद वो कपड़े पहनती है और कहती है, सी यू नेक्स्ट टाइम, और उसको बाय कह के वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो मन में कहता है, इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। यानी वो उसको पहले से जानता था। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो चेकआउट करने के लिए रिसेप्शन पर जाती है। तो तभी वहां पर दो लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। कल लू फैमिली के सन की मैरिज नैन फैमिली की डॉटर से होने वाली थी, लेकिन शादी के बीच में ही दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। सब लोग बोल रहे हैं कि शायद वो भाग गया है। और दूसरी लड़की को ब्राइड की पिक्चर दिखा रही होती है और कहती है, मैंने तो सुना है कि ये दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो शादी किए बगैर ही वहां से चला गया। तभी वहां पर जियां आती है तो वो दोनों उस पिक्चर और जियां को गौर से देखने लग जाती हैं। और जियां की नेक पर लव बाइट का मार्क होता है जो देखकर वो एक दूसरे को इशारा करती हैं। तो जियां को रियलाइज होता है कि शायद कुछ तो गलत है और वो मिरर खोलकर अपनी नेक पर पड़े हुए मार्क को देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और मन में कहती है, कितना अजीब आदमी है ये, इसको मेरी रेपुटेशन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। जिसके बाद हम लू को देखते हैं जो जियां का वेट कर रहा था और जैसे ही वो जियां को आता हुआ देखता है तो कहता है, तुम कल रात एकदम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी उस जीजी के पास जाओ ना, उसको तुम्हारी ज्यादा जरूरत हो सकती है। तुम यहाँ क्यों आ गए? तो वो कहता है, लगता है तुम अब भी गुस्सा हो। मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। समझने की कोशिश करो। तो कहती है, हाँ मैंने तुम्हें कुछ कहा थोड़ी है, जाओ जहां भी तुमने जाना है। जिस पर वो उसको कहता है, उसको मेरी जरूरत थी, उसको कैंसर हो गया है, तो मैं कैसे नहीं जाता? और वैसे वो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, लेकिन तुम कैसी बहन हो जो तुम्हारी बहन को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है और तुम्हारे फेस पर मुझे थोड़ा सा दुख भी नजर नहीं आ रहा। तुम इतनी क्रूअल कब हो गई? तो वो कहती है, ओह बस भी करो, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। और तुम भी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसको कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई है? और एक और बात, मेरी मॉम की सिर्फ एक ही बेटी थी जो कि मैं हूँ, तो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर कहाँ से हुई वो? जिस पर वो उसको कहता है, मुझे पता है कि तुम कल के इंसिडेंट से बहुत हर्ट हुई हो, लेकिन इसमें जीजी का कोई दोष नहीं, तुम प्लीज उसको इन सब में इन्वॉल्व मत करो। तो वो कहती है, मुझसे दूर हटो। पर मुझे एक बात बताओ, हम दोनों की बचपन से मैरिज फिक्स है, जब हम दोनों कॉलेज में थे तब हम दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप भी था, तो जीजी तुम्हारी एक्स कब बन गई? बताओ, कोई जवाब है? तो वो एकदम चुप हो जाता है। जिस पर वो कहती है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है ना, लेकिन मेरे पास है। जब तुम 2 साल के लिए अब्रॉड गए थे तब तुमने मुझे चीट किया है, और वो भी मेरी ही स्टेप सिस्टर से अफेयर चलाकर। तो लू एकदम गुस्सा हो जाता है। जिस पर वो कहती है, क्या? चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, मानता हूं मैं, मुझसे भी वो गलती हो गई जो हर आदमी से होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। देखो मैं जीजी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम बस 6 महीने रुक जाओ, उसका ट्रीटमेंट हो जाए, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। तो वो उसको धक्का देती है और कहती है, क्या तुमने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? तभी वहां पर जीजी भी आ जाती है, जिसको देखकर लू कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मुझे लगा था कि तुम्हारी सिस्टर से कोई लड़ाई ना हो जाए, इस वजह से मैं सिस्टर को सब कुछ एक्सप्लेन करने आई हूँ। और जियांग को कहती है, जियांग सिस्टर, प्लीज जैंग को गलत मत समझो, मेरी जिंदगी के सिर्फ 6 महीने ही बाकी हैं और मैं चाहती हूँ कि ये 6 मंथ मैं उन लोगों के साथ गुजारूं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो प्लीज मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, मुझे जैंग सिर्फ 6 मंथ के लिए दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा जैंग वापस कर दूंगी। लेकिन जियांग एकदम चुप खड़ी उसका ये तमाशा देख रही होती है। जिसके बाद जीजी उसके कान के पास आकर कहती है, ये सब मैंने जानबूझकर किया है, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे छीन लिया, तुम्हारे डैड को भी तुमसे छीन लिया, मैं तुमसे तुम्हारी हर वो चीज छीन लूंगी जिसको तुम अपना मानती हो। और फिर लू के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे जियांग ने उसको थप्पड़ मारा है और रोने लगती है। तो लू जियांग को कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? वो बीमार है, तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? तो जीजी अच्छा एक्टिंग करते हुए कहती है, नहीं, अच्छा किया सिस्टर ने मुझे मारा, मैं यही डिजर्व करती हूँ। और ये सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जोर का थप्पड़ जीजी के मुंह पर मारती है। तो जीजी और लू हैरान हो जाते हैं
और लू जियांग को कहता है, तुमने ये क्यों किया? तो वो कहती है, मैंने तो सिर्फ झूठ को सच बनाया है। तुमने ही तो अभी कहा कि मैंने उसको मारा है, तो मैंने सोचा फिर मैं मार देती हूँ। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को ऑफिस में देखते हैं, जो एक मीटिंग में देर से पहुंचती है। तो उसके डैड उसको डांटते हैं लेट आने पर। और यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग उनकी कंपनी में एक फैशन डिजाइनर थी, जिसकी पोस्ट अब उन्होंने जीजी को दे दी थी। ये कहकर वो अब्रॉड से डिजाइनिंग कोर्स कर आई है, तो वो सबसे ज्यादा जानती है। जिस पर पहले तो जियांग ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, लेकिन जब उसको समझ में आया कि उसकी बात यहाँ कोई भी नहीं सुनने वाला, तो वो चुप हो जाती है। और मीटिंग खत्म होने के बाद जीजी उसको कहती है, सच बताऊं तो मैं ये पोजीशन नहीं लेना चाहती थी, लेकिन डैड ने ही मुझे फोर्स किया और कहा कि तुम ज्यादा अच्छे से कर सकती हो, तो मैं मना नहीं कर पाई। अब तुम मेरे ऑफिस से अपना सामान उठा लो जल्दी से, प्लीज, मुझे अपने न्यू ऑफिस में शिफ्ट होना है। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो अपनी असिस्टेंट के साथ अपना सामान उठाकर बाहर डेस्क पर रख रही होती है। तभी उसकी असिस्टेंट उसको कहती है, आपके डैड ने ये आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आप उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हैं, फिर भी उन्होंने आपकी जगह आपके स्टेप सिस्टर को दे दी, जबकि वो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं है। तो वो कहती है, छोड़ो, इन बातों को इग्नोर करो, और वैसे भी हम 1 महीने बाद अपने ऑफिस में वापस शिफ्ट हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। तभी कुछ लड़कियां जो वहां पर काम करती थीं, जियांग को देखकर एक दूसरे से गॉसिप करने लग जाती हैं। तो जियांग की असिस्टेंट उनको कहती है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैडम तुम लोगों के साथ इतना अच्छा बिहेव करती थी, फिर भी तुम लोग मैडम के बारे में ऐसे ही गलत गलत बातें कर रहे हो। तो जियांग उसको चुप करवा देती है और कहती है, तुम सामान सेट करो, इन सब बातों में नहीं पड़ो। जिसके बाद हम याओ याओ को देखते हैं, जो अपने डैड के ऑफिस में जाती है। तो उसके डैड उसको कहते हैं, अगले मंथ जो फैशन डिजाइनिंग शो होने वाला है, उसके लिए तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार इस शो में प्रिंस जांग भी आने वाले हैं, तो हमें कुछ भी करके उनको इम्प्रेस करना है। तो ये सुनकर वो एकदम सरप्राइज हो जाती है और कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था प्रिंस आने वाला है। आप फिक्र मत करें, मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करूंगी, प्रिंस हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। जिसके बाद याओ याओ को लू की कॉल आती है, जो उसको कहता है, अभी थोड़ी देर में मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो वो बहुत खुश हो जाती है, और तभी वो एक बहुत एक्सपेंसिव कार को डेकोरेट करके लाता है, जो कि वो याओ याओ को उसके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में देने वाला था, जो देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। और ये सब कुछ जांग और उसका एक फ्रेंड भी देख रहे होते हैं। तो जांग का दोस्त उसको कहता है, तुम्हें पता है ये स्पोर्ट्स कार अब तक की सबसे एक्सपेंसिव कार है, जो शायद अभी इस सिटी में किसी के पास भी नहीं है। मुझे लगा था कि लू ने ये कार अपनी फियांसे के लिए ली है, लेकिन ये कार तो ये अपनी मिस्ट्रेस को दे रहा है। बेचारी जियांग, मुझे तो बहुत तरस आ रहा है उस पर। तो जांग कहता है, मुझे भी एक कार चाहिए, लिमिटेड एडिशन की, जो किसी के पास भी ना हो अब तक। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं, जो बहुत थकी हुई लग रही थी, और जैसे ही ऑफिस से आकर वो अपना मोबाइल चेक करती है, तो याओ याओ ने उसको अपनी पिक्चर्स भेजी हुई थी कार के साथ, और मैसेजेस भी किए हुए थे। देखो, ये कार मुझे लू ने दी है मेरे प्रमोशन की खुशी में, जो देखकर जियांग को बहुत दुख होता है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें लू और जियांग एक साथ जा रहे होते हैं। तभी लू जियांग से पूछता है, तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? तो वो कहती है, स्पोर्ट्स कार का लेटेस्ट मॉडल। तो वो कहता है, ठीक है, तुम जो चाहोगी वही होगा, तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें यही गिफ्ट मिलेगा। जिसके बाद अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जिसमें वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और क्लब में आने को कहती है। तो वो कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सीन यहाँ पर चेंज होता है, हम जियांग को क्लब में देखते हैं, जहां एक लड़का उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो उसके मुंह पर वाइन फेंक देती है और कहती है, तमीज से बात करो तुम मुझसे। और तभी उसका सर घूमने लग जाता है, और वो मन में कहती है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी ड्रिंक में उस लड़के ने चुपके से ड्रग मिला दिया था, और वो चक्कर खाकर गिरने ही लगती है। तभी जैंग वहां पर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद वो उसको किस करने लगती है, और वो दोनों ही एक दूसरे को किसिंग करने लगते हैं। सीन यहाँ चेंज होता है, दोनों किसिंग करते करते रूम में जाते हैं, जहां दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह जब जैंग की आंख खुलती है, तो वो जैंग को देखती है और मन में कहती है, मैंने फिर से इसके साथ ही नाइट स्पेंड की। जिसके बाद उसको याद आता है कि कल रात उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। तो वो मन में लू को बुरा भला कहने लगती है और कहती है, ये सब कुछ लू की वजह से ही हुआ है। और बेड से उठने ही लगती है कि जैंग की आंख खुल जाती है, और वो बहुत प्यार से उसको गुड मॉर्निंग विश करता है, और उसको किस करने ही वाला होता है कि वो उसको रोकती है और कहती है, पहले तुम कपड़े पहन लो। जिसके बाद वो दोनों कपड़े पहनते हैं, और फिर वो उससे उसका नाम पूछती है। तो जैंग जानबूझकर अपना नाम गलत बताता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो उस बार में बस एक मेल मॉडल है। तो जैंग उसको अपना नाम भी बताती है और कहती है, आज के बाद तुम किसी और के लिए काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें मंथली पे किया करूंगी। तो वो एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, कितना पे किया करेंगी आप मुझे? तो वो कहती है, 50,000 बहुत होगा तुम्हारे लिए। जिस पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप तो बहुत ही जनरस हैं। लगता है मैंने कल रात को आपको कुछ ज्यादा ही सेटिस्फाइड कर दिया, तभी तो आप मुझे रखना चाहती हैं। तो वो उसको कोई जवाब नहीं देती। तो वो उसको पकड़ के किस करने लगता है, जिससे वो थोड़ा हर्ट हो जाती है। तो वो उसको छोड़ देता है और सॉरी कहने लगता है। तो वो मन में कहती है, ये पर्सन हैंडसम तो है ही, साथ में बहुत ही ज्यादा लविंग और लॉयल भी है। इसको देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि ये कोई मेल मॉडल है,
बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। जिसके बाद जैंग से पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? तो वो एक प्लेस का नाम लेता है, जो सुनकर वो हंसने लग जाती है और कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? वो कहता है, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तो वो कहती है, इसलिए क्योंकि उस प्लेस पर कोई आम सिटीजन्स घर अफोर्ड नहीं कर सकता। वहां पर सिर्फ जैंग फैमिली के विला हैं, क्योंकि उस जगह की स्टार्टिंग प्राइस ही 8 फिगर्स से शुरू होती है। तो वो जैंग को कहता है, क्या तुम्हें याद है? जिस पर वो कहती है, क्या? तो वो कहता है, आई मीन जैंग फैमिली के किसी पर्सन से आप मिली हो क्या कभी? तो वो कहती है, नहीं, लेकिन उनको तो सब जानते हैं। जो सुनकर वो सैड हो जाता है और मन में कहता है, मुझे पता था ये मुझे भूल जाएगी। यानी वो दोनों पास्ट में पहले मिल चुके थे। जिसके बाद जैंग उसका दुखी मुंह देखकर उसको प्यार करती है और कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें एक घर लेकर दूंगी जिसमें हम दोनों रहेंगे। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जिसकी बेस्ट फ्रेंड उसको कॉल करके सॉरी कहती है और कहती है, कल मैं एक बहुत हैंडसम लड़के के साथ थी, तभी तुम्हारे बारे में भूल ही गई कि मुझे तुमसे मिलने आना है। तो वो कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें कहाँ अब अपनी दोस्त याद रहेगी। खैर, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तो अच्छा फिर ठीक है, चलो हम ऑफिस में मिलेंगे। और कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में जियांग ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। तभी जांग उसको अपनी एक शर्टलेस पिक्चर भेजता है, जो देखकर वो ब्लश करने लगती है और मन में कहती है, ये मुझे अपनी ऐसी पिक्चर्स क्यों भेज रहा है? क्या ये मुझे सेड्यूस करना चाहता है? तभी जांग उसको मैसेज करता है और कहता है, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहा था और मैं हार गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने ऐप्स की पिक्चर एटलीस्ट अपने 2 दोस्तों को सेंड करूं। इस वजह से मैंने आपको सेंड कर दी। आई होप यू डोंट माइंड। तो वो कहती है, हाँ कोई बात नहीं, और उसको बताने लगती है कि आज 9 बजे उन लोगों ने फ्लाइट देखने जाना है। और उसको कहती है, क्या मैं तुम्हें पिक करने आऊं? तो कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगा। जिसके बाद वो घर देखने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर याओ याओ और लू भी घर लेने आए होते हैं। और याओ याओ और लू को उस प्लेस पर घर नहीं मिलता, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो चुकी थी। तभी याओ याओ की नजर जियांग पर पड़ती है, जो अपने हाउस के बारे में मैनेजर से कुछ बात कर रही थी। तो वो लू को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ 6 मंथ्स रह गए हैं। मैं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन इस नए घर में गुजारूं, लेकिन चलो, जो ऊपर वाले की मर्जी। शायद ये घर मेरे नसीब में नहीं, बल्कि मेरी बहन के नसीब में था। तो लू कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जियांग से बात करता हूँ, मुझे यकीन है वो तुम्हें वो घर दे देगी। जिसके बाद वो जियांग के पास जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसको कहता है, ये सब कुछ क्या है? तो वो कहती है, क्या मतलब? जिस पर वो उसको कहता है, मैं सब समझ रहा हूं तुम जो करना चाह रही हो, तुमने ये सब जानबूझकर याओ याओ को दुख पहुंचाने के लिए किया है ना? तो जियांग कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जो कुछ भी बोले जा रहे हो? तभी लू मैनेजर को कहता है, मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूं, बल्कि लू ग्रुप ऑफ कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। तो तुम सोच लो कि तुम ऑर्डिनरी पर्सन को ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो या फिर मुझसे तुम्हें फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो ये सुनकर वो मैनेजर सोच में पड़ जाता है और मन में सोचता है, हाँ बात तो सही है। और जियांग को कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं ये प्रॉपर्टी आपको सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी याद आया है कि प्रेसिडेंट लू ने आपसे पहले ही रिजर्वेशन कर ली है। तो जियांग कहती है, ये तुम अच्छा मीन्स नहीं कर रहे, तुम अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। तो वो मैनेजर जियांग से बदतमीजी करने लगता है। तो लू उसको कहता है, देखो, वैसे भी तुम्हें घर की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास घर है तो सही। तो वो कहती है, ये घर मैंने अपने बेबी के लिए लेना है। जो सुनकर लू को बहुत गुस्सा आता है और तभी जियांग के पास जांग की कॉल आ जाती है, जो उसको कहता है, तुम पहुंच गई वहां पर, मैं आ जाऊं? तो वो कहती है, नहीं, अब आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां की सारी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो चुकी है। तो ये सुनकर जांग बहुत हैरान होता है और मन में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने रात को ही वहां पर एक हाउस हमारे लिए अरेंज करवाया था। तभी जियांग उसको बताती है, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझसे वो हाउस छीन लिया है। तो वो उसको कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत करो, अगर तुम गुस्सा करोगी तो तुम्हारी स्किन पर रिंकल्स पड़ने लग जाएंगे। वैसे मैं तो हमेशा ही तुम्हें प्यार करूंगा, चाहे तुम जैसी भी दिखो। जो सुनकर वो स्माइल करने लगती है और जांग अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है, तो वो वहां पर आकर जियांग से माफी मांगता है और कहता है, सॉरी, इस मैनेजर की तरफ से आपने एडवांस रिजर्वेशन करवाई थी, इसलिए ये घर आपका ही है। तो लू उसको कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। जिसके बाद जियांग अपना कार्ड देती है ताकि पेमेंट हो सके, लेकिन तभी लू उसका कार्ड नीचे फेंक देता है और जियांग को कुछ कहता, तभी वहां पर जांग आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हरास करने की? और जियांग से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो लू और याओ याओ की तरफ इशारा करके कहता है, ये दोनों कौन है? क्या ये तुम्हें परेशान कर रहे हैं? तो वो कहती है, ओ नहीं, ये लोग मुझे तंग नहीं कर सकते। मेरी नजर में इन लोगों की हैसियत सिर्फ एक कुत्ते की है, जो सिर्फ भौंक कर मेरा मूड खराब कर सकते हैं और कुछ नहीं। तभी लू जियांग से कहता है, ये लड़का कौन है? तो वो कहती है, मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और जांग को कहती है, बेबी चलो यहाँ से। जिसके बाद वो जांग के साथ वहां से चली जाती है।
लू उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जांग का असिस्टेंट उसको रोक लेता है और कहता है, अगर आपने हमारी किसी भी कस्टमर को हरास करने की कोशिश की तो मैं अभी सिक्योरिटी को बुलवाकर आपको यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। तो याओ याओ लू को कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं अभी। जिसके बाद याओ याओ फिर से वही अपना इमोशनल मेलोड्रामा करके लू को फंसा रही होती और कहती है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। तो वो कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और मन में सोचता है, जियांग और मेरा 20 साल से रिलेशनशिप है, आज तक उसने किसी लड़के को देखा तक नहीं, तो अब ये लड़का एकदम कहां से आ गया? ये जरूर मुझे जेलस फील करवाने के लिए नाटक कर रही है। और याओ याओ को कहता है, तुम फिक्र मत करो। तो याओ याओ कहती है, तुम कितने अच्छे हो, मुझे कितना समझते हो। और एक मेरी बहन है, मेरी जिंदगी के कुछ दिन बचे हैं, उसमें भी वो मुझे चैन से जीने नहीं देना चाहती। पता नहीं वो मुझसे इतनी अलग क्यों है। तो लू कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं वो विला दे दूंगा जिसमें जियांग अभी रह रही है, और मुझे उम्मीद है कि उसको इस बात से कोई इशू नहीं होगा। तो वो एकदम बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ हम जांग और जियांग को देखते हैं जो घर देख रहे थे। तो जियांग इतने सुंदर और फर्निश्ड घर को देखकर बहुत सरप्राइज्ड होती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि आपके हाउसेज फर्निश्ड भी होते हैं। तो वो असिस्टेंट कहता है, आप हमारी लकी क्लाइंट हैं, इसलिए आपको हमने हाउस के साथ फर्नीचर गिफ्ट दिया है। जिसके बाद वो मन में कहता है, अब मैं आपको ये कैसे बताऊं कि ये सब कुछ यंग मास्टर ने खुद सिलेक्ट किया है, एक एक चीज उनकी पसंद की है, तभी तो ये अपार्टमेंट फर्निश्ड है। जिसके बाद वो जियांग को सब कुछ बताने लगता है और कहता है, आपको पता है इस हाउस का नंबर और आपकी बर्थडे सेम है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है, कहती है, ओ वाओ, मैंने तो ये नोट ही नहीं किया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी जांग अपने असिस्टेंट को आंखें दिखाता है तो वो चुप हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तभी वो अपना फोन निकालता है जो कि टूटा हुआ था। तो जियांग उसके फोन को देखकर कहती है, तुम्हारे फोन को क्या हुआ है? तो वो कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा टूट गया है। जिस पर वो उसको कहती है, अगर टूट गया है तो न्यू क्यों नहीं लिया? तो वो एकदम इनोसेंट सा मुंह बनाकर उसको कहता है, मोबाइल फोन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जो सुनकर उसको बहुत ज्यादा दुख होता है और वो मन में कहती है, कितना हैंडसम है ये, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये ऐसी जिंदगी गुजार रहा है। और उसको कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू फोन लेकर आऊंगी। तो वो खुश होने की एक्टिंग करता है और कहता है, तुम तो बहुत अच्छी और जनरस हो। तो जियांग कहती है, ठीक है, तो चलो मॉल चलते हैं तुम्हारा मोबाइल फोन लेने, और मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ आउटफिट्स भी ले लो। तभी जैंग की नजर उसकी कार में पड़ी एक वॉच पर पड़ती है जो बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी। तो वो कहता है, वाह, कितनी अच्छी वॉच है। तो जियांग कहती है, तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम रख लो। तो वो कहता है, नहीं, मैं ये नहीं रख सकता, ये बहुत एक्सपेंसिव है। जिस पर जियांग कहती है, ये मैंने किसी के लिए गिफ्ट ली थी, लेकिन अब उसको देने का कोई फायदा नहीं, अगर तुम्हें चाहिए है तो ले लो, नहीं तो मैं फेंक देती हूँ। तो वो जल्दी से उससे लेकर वो वॉच पहन लेता है और उसको थैंक यू कहता है। जिसके बाद वो दोनों मॉल में जाकर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। और तभी जैंग की नजर अंडरवेयर्स की शॉप पर पड़ती है और वो जबरदस्ती जियांग को लेकर अंदर चला जाता है, जहां पर सेल्स गर्ल उससे पूछती है, आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए किस स्टाइल के अंडरवेयर लेना चाहती हैं? तो जियांग तो शर्म से लाल ही हो जाती है और वहां से भाग जाती है, जो देखकर जैंग हंसने लग जाता है। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं तो जियांग जैंग को कहती है, मैं अब घर जा रही हूँ। तो वो थोड़ा हैरान होता है और कहता है, तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रहने वाली? तो वो कहती है, नहीं, मैंने ये घर तुम्हारे लिए लिया है, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी यहाँ। और वहां से जाने लगती है तो वो उसको रोकता है और किस करने लगता है और कहता है, मुझे तो लगा आज रात तुम एंजॉय करोगी मेरे साथ। तो वो भी उसको किस करने लगती है और कहती है, ठीक है, मैं नहीं जा रहे। सुबह जब जियांग की आंख खुलती है तो जैंग वहां नहीं होता, तो वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। जैंग ब्रेकफास्ट लेकर आता है तो देखता है कि जियांग तो वहां पर है ही नहीं। तभी जियांग उसको मैसेज करती है और कहती है, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैं ऑफिस जा रही हूँ। इधर वो ऑफिस आती है तो याओ याओ उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, तुम्हें एक बात बतानी है। और तभी जियांग की नजर उसकी नेक पर जाती है जहां पर बहुत सारे लव बाइट्स के निशान थे। तो वो याओ याओ को कहती है, ये निशान लू ने बनाए हैं ना? तो वो कहती है, हाँ, और तुम्हें एक और बात बतानी थी, तुम्हारा वो विला अब लू ने मुझे गिफ्ट कर दिया है, आई होप यू डोंट माइंड। तभी जियांग को याद आता है कि वो विला लू ने जियांग को गिफ्ट किया था। तो जियांग उसको कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब मैं उस विला को कुछ नहीं समझती, वो मेरे लिए सिर्फ कचरा है और कुछ नहीं। जिसके बाद वो सब मीटिंग में जाते हैं जहां जियांग इवेंट पर अपने ड्रॉ किए हुए स्केच देने से मना कर देती है और याओ याओ को कहती है, अब तुम डिजाइनर हो तो तुम खुद से स्केच ड्रॉ करके भेजो। तो याओ याओ उसको कहती है, इतने कम टाइम में मैं कैसे इतना काम कर सकती हूँ? लेकिन जियांग कहती है, अब ये मैटर मेरा नहीं है, और वहां से चली जाती है। जिसके बाद याओ याओ उसकी शिकायत लगाने अपने डैड के पास जाती है और कहती है, आपको पता है जियांग ने मुझे फैशन शो के लिए डिजाइन देने से मना कर दिया है। तो उसके डैड उसको कहते हैं, तुम जियांग की बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपने डिजाइन खुद बना लो। तो वो कहती है, लेकिन डैड अब टाइम बहुत कम है, मुझे डर है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो वो कहते हैं, तुम्हारे डैड को तुम पर यकीन है, मुझे पता है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ही वो स्केचेस बनाओ। तो वो कहती है,
ठीक है। जिसके बाद वो रात को जियांग के डेस्क पर जाकर उसका सारा सामान खोल कर देखती है, लेकिन कहीं भी उसको वो डिजाइन्स नहीं मिलते। तो वो मन में कहती है, जरूर उसने वो डिजाइन्स घर छुपा के रखे होंगे, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि वो ऑलरेडी फैशन शो के लिए स्केचेस बना चुकी है। जिसके बाद वो लू को कॉल करती है और कहती है, प्लीज मुझे पिक करने आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो वो कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद वो खुद अपने मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारती है, जिससे उसके गाल पर निशान पड़ जाता है। और लू उसको देखता है तो कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तभी वो कहती है, कुछ नहीं। तो वो उसको फोर्स करने लगता है और कहता है, बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम्हें किसने मारा है? तो कहती है, मेरी ही गलती है। और उसको जियांग के अगेंस्ट भड़काने लगती है और कहती है, पहले मेरी सिस्टर डायरेक्टर थी, इस वजह से उसने फैशन शो के लिए डिजाइन बनाने थे, लेकिन अब सडनली उसकी पोस्ट मुझे मिल गई है और सिर्फ 3 दिन बाद फैशन शो है, लेकिन वो मुझे डिजाइन नहीं दे रही और कह रही है कि मैं अपने डिजाइन खुद से ड्रॉ करूं। मैंने उससे डिजाइन मांगने की कोशिश की तो फिर उसने मुझे थप्पड़ ऑन दिया और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उससे ज्यादा मासूम तो कोई है ही नहीं। तो लू कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें डिजाइन जरूर देगी, मैं उससे वो सारे डिजाइन लेकर तुम्हें दूंगा। जिसके बाद वो जियांग के घर जाता है तो वो कहती है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए हो? तो वो कहता है, तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? जिस पर वो उसको कहती है, मुझे काम बताओ, वैसे भी अब मेरा तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है, तो मुझे यहाँ पर भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहता है, मुझे तुम्हारे वो डिजाइन्स चाहिए जो तुमने फैशन शो के लिए बनाए हैं, तुमने वो डिजाइन याओ याओ को क्यों नहीं दिए? तो वो कहती है, मेरी मेहनत है और मैं ये किसी को भी नहीं दूंगी, चाहे तुम जो भी कर लो। तो वो कहता है, तुम मुझे मना नहीं कर सकती, चुपचाप वो डिजाइन्स लेकर आ जाओ। लेकिन वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, जो देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन मन में कहता है, अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो अपने घर में बैठी होती है। तभी उसको जांग की कॉल आती है, क्या आज तुम घर नहीं आओगी क्या? तो वो कहती है, क्यों? जिस पर वो कहता है, मैंने कुछ न्यू डिशेस बनाना सीखी थी, तो मैं चाह रहा था कि आप आकर वो ट्राई करो। जो सुनकर वो काफी इंप्रेस होती है और कहती है, ओ वाह, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? वो कहता है, नहीं, मुझे खाना बनाना तो नहीं आता था, लेकिन मैंने आपके लिए सीखा है। जिसके बाद वो घर जाती है तो वो किचन में खड़ा कुकिंग कर रहा होता है, जिसके मसल्स देखकर वो उसको देखती रह जाती है और तभी जांग की नजर उस पर पड़ती है। तो वो खुश हो जाता है और कहता है, आप आ गई? जो सुनकर वो होश में आती है और कहती है, हाँ। जिसके बाद वो जियांग के लिए खाना लगाता है और उसको जांग की कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। तो वो कहती है, ये बहुत अच्छा बना है। जिस पर वो मुंह बना लेता है और कहता है, हाँ, चाहे मैं जितना भी अच्छा बना लूं, लेकिन मैं आपके फियांसे को तो बीट नहीं कर पाऊंगा, वो तो मुझसे ज्यादा अच्छा खाना बनाता होगा, है ना? तो कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो किचन के अंदर घुसता तक नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है, मर्दों का नहीं। जो सुनकर जांग को मन में बहुत खुशी होती है और उसको कहता है, अच्छा चलो, तुम अब शावर ले लो और मैं स्पेशली तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीद कर लेकर आया हूँ। तो वो एकदम सरप्राइज हो जाती है और कहती है, क्या सच में तुम मेरे लिए कपड़े लेकर आए हो? तो वो कहता है, हाँ, पता नहीं आपको कैसे लगेंगे, लेकिन मैं अपनी खुशी से लेकर आया हूँ। जिसके बाद वो कपड़े देखती है तो वो कपड़े उसको बहुत पसंद आते हैं, पर वो उसको कहती है, ये कपड़ा तो ब्रांडेड लग रहा है और ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आता है, तुमने ये कहाँ से लिया? तो वो मन में कहता है, मैंने सर्वेंट्स को कहकर सारे टैक्स निकलवा लिए थे, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि जियांग को कपड़े की भी इतनी पहचान होगी कि ये कपड़ा देखकर ही समझ जाएगी। और उसको कहता है, ये कपड़े तो मैंने बाहर स्ट्रीट स्टॉल से लिए हैं, सॉरी, मैं ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े अफोर्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी खुशी से आपके लिए ये ले लिए। तो वो हैरान रह जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि बाहर स्ट्रीट स्टॉल्स पर भी इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं। और तभी वो उसको एक और गिफ्ट देता है, जिसको वो खोलकर देखती है तो उसके अंदर मैचिंग ब्रा होती है, जो देखकर वो ब्लश करने लग जाती है और कहती है, तुम्हें मेरा साइज कैसे पता चला? जिस पर वो स्माइल करता है और कहता है, मैंने देखा हुआ है, टच किया हुआ है, तो मुझे तो पता ही होगा ना। जो सुनकर वो एकदम शर्म से लाल हो जाती है और वहां से भाग जाती है नहाने के लिए। जिसके बाद वो शावर लेकर आती है तो वो उसको गोद में उठा लेता है। जिस पर वो उसको कहती है, क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहता है, मैंने कुकिंग के साथ साथ मसाज करना भी सीखा है और मैं चाहता हूँ कि मैं आज आपकी मसाज करूँ। तो वो कहती है, नहीं, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहता है, नहीं, जरूरत तो है, सारा दिन काम करके वैसे भी आप बहुत थक जाती हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको थोड़ा रिलीफ मिले। जिसके बाद वो उसको अपने साथ रूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे जियांग ऑफिस पहुंचती है तो याओ याओ लू को कॉल करती है और कहती है, वो ऑफिस आ चुकी है, अब हम अपना काम कर सकते हैं। तो वो कहता है, ठीक है। जिसके बाद वो उसके घर जाता है और डोर खोलता है और मन में बहुत खुश होता है और कहता है, आज भी उसने दरवाजे पर से मेरा फिंगरप्रिंट नहीं हटाया, यानी अभी उसके दिल में मेरे लिए जगह है। और फिर वो अंदर जाता है और जियांग का लॉकर खोलता है, जिसका पासवर्ड लू की बर्थ डेट थी, और उसमें से वो सारे डिजाइन्स निकाल कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद मीटिंग में याओ याओ सबको वो डिजाइन्स अपने कहकर दिखाती है। तो जियांग थोड़ी हैरान होती है और कहती है, क्या तुम श्योर हो, ये डिजाइन्स तुमने ही बनाए हैं? तो वो कहती है, हाँ, जाहिर है डिजाइन्स मैंने बनाए हैं, तभी तो मैं सबको इतने कॉन्फिडेंस से दिखा रही हूँ। और सबको वो डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं। तो जियांग का मुंह उतरा देखकर सब लोग समझते हैं कि शायद वो याओ याओ से जेलस हो रही है, और उसके डैड उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि तुम अपनी सिस्टर से जेलस हो रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी पोजीशन उसको दे दी है, लेकिन अब तुम्हें अपना मुंह बंद करके बैठना होगा। तो वो कहती है,
ठीक है, और चुप करके वापस बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में वो एक लड़की से मिलती है जो उस फैशन शो की हेड थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपने डिजाइन्स पहले से फैशन शो में सबमिट करवा चुकी है, लेकिन इस बार वो कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर रही थी। जिसके बाद वो याओ याओ, लू और बाकी सारे कॉलीग्स के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसको जैंग का मैसेज आता है जो उसको कहता है, आज तुमने मेरे साथ डंबल्स खरीदने जाना है तो भूलना नहीं। जिस पर वो उसको कहती है, ठीक है, मैं याद रखूंगी। जिसके बाद वो जैंग के पास जिम में जाती है, जहां उसकी बॉडी देखकर सब लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो रही होती हैं और एक दूसरे से बातें करने लगती हैं कि वो लड़की कितनी ज्यादा लकी होगी जिसका ये बॉयफ्रेंड बनेगा। और तभी जैंग जियांग के पास आता है और उसको अपनी फियोंसे कहकर बुलाता है, जो सुन के सब लड़कियों का दिल टूट जाता है। लेकिन वो जियांग को देखकर कहती हैं, ये भी बहुत सुंदर है, ये दोनों एकदम परफेक्ट मैच है। और तभी एक लड़की उन दोनों के पास आती है और जियांग को कहती है, इस बॉक्स में से एक चिट निकालो, क्योंकि आज हमारे जिम की एनिवर्सरी है और इसी खुशी में हमने 5 मिलियन की लॉटरी का लकी ड्रॉ रखा है जो आप भी जीत सकती हैं। और जियांग जैसे ही उसमें से एक चिट निकालती है तो वो लड़की उसको कहती है, आप लॉटरी जीत चुकी हैं। जो सुनकर जियांग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, आज तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। बाद में हमें पता चलता है कि वो लॉटरी उसने ही अरेंज करवाई थी ताकि वो जियांग को कुछ पॉकेट मनी दे सके। जिसके बाद जियांग एक्सरसाइज कर रहा होता है और जियांग पास खड़ी उसकी बॉडी देख रही होती है और मन में कहती है, ये कितना हॉट और सेक्सी है। तभी वो उसके पास आता है तो जियांग उसको कहती है, मैं जा रही हूँ क्योंकि कल मेरा फैशन शो है, इसलिए आज मुझे जल्दी सोना है। जिस पर वो कहता है, ठीक है, आप आराम करो जाकर। और मन में कहता है, कल मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज देने वाला हूँ। नेक्स्ट डे हम फैशन शो का सीन देखते हैं जहां बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं और तभी वहां पर लू और याओ याओ एक साथ एंट्री करते हैं और दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तभी रिपोर्टर्स को एकदम कुछ होता है कि वो सारे रिपोर्टर्स वहां से चले जाते हैं, जो देखकर याओ याओ और जांग बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, इन सबको एकदम क्या हो गया। और तभी हमें पता चलता है कि आज जिया ने अपने ब्रांड की ओपनिंग की थी और जांग ने सारे लोगों को पैसे देकर खरीद लिया था। और उन सब लोगों को देखकर जिया बहुत हैरान होती है और मन में कहती है, मैंने तो अभी तक अपने ब्रांड की कोई प्रमोशन ही नहीं की, तो ये सब कहां से आ गए। दूसरी तरफ याओ याओ अपने सारे डिजाइन्स पर बहुत कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि जिया वो डिजाइन्स ऑलरेडी सबमिट करवा चुकी है। दूसरी तरफ जिया का शो शुरू होता है और मॉडल स्टेज पर ड्रेसेस पहनकर आती हैं, जो देखकर सब लोग जिया की बहुत तारीफ करते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिया ही फेमस डिजाइनर फीला है, जिसके डिजाइन्स बहुत फेमस थे। दूसरी तरफ याओ याओ भी अपना फैशन शो शुरू करती है और क्योंकि उसने जिया के डिजाइन्स चोरी किए थे, इसलिए ही उसकी मॉडल्स जैसे ही स्टेज पर आती हैं तो सब रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चंस करने लगते हैं और कहते हैं, आपकी और फीला के ड्रेसेस के डिजाइन सेम है, तो क्या आपने उसकी कॉपी की है। तो वो कहती है, नहीं, मैंने किसी की कॉपी नहीं की। और तभी वो फीला के इवेंट में जाती है, लेकिन क्योंकि जिया ने मास्क लगाया हुआ था उसको पहचान नहीं पाती। जिसके बाद सब लोग जिया को ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि वो एक फ्रॉड है और याओ याओ से अपोलोजाइज करने को कहते हैं। और तभी जिया सबको कहती है, ठीक है, अगर मैं फ्रॉड हूं तो याओ याओ को बोलो इन डिजाइन्स का ड्राफ्ट दिखाए मुझे। लेकिन याओ याओ के पास तो ड्राफ्ट वर्क होता ही नहीं, क्योंकि उसने तो जिया के बनाए हुए ब्लूप्रिंट्स चोरी किए थे और अब सबके सामने उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इज्जत कैसे बचाए। इसलिए वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है, तो लू उसको उठाकर वहां से ले जाता है। जिसके बाद हम लू को देखते हैं जो जियांग से मिलने आता है और उसको कहता है, मुझे पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तो वो कहती है, क्या मतलब। वो उसको कहता है, तुमने जानबूझकर वो ब्लूप्रिंट उस लॉकर में रखे थे, तुम्हें पता था ना कि मैं वो लेने आऊंगा। तो वो कहती है, हाँ मुझे पता था, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जान चुकी हूँ। जिस पे वो उस पे बहुत गुस्सा करता है और कहता है, क्या मिला तुम्हें ऐसे याओ याओ की इंसल्ट करके। तुमने जानबूझकर फीला के डिजाइन चोरी किए हैं और फिर वो डिजाइन्स याओ याओ ने कॉपी किए तो सब लोग उसको चोर समझ बैठे। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम अपनी और याओ याओ की सारी गलती मुझ पर नहीं डाल सकते। और वैसे भी अब हम दोनों के बीच कुछ भी बाकी नहीं है, तो तुम यहाँ पर मत आया करो। जो सुनकर वो जियांग के क्लोज आने ही लगता है कि वो उसको खुद से दूर करती है और थप्पड़ मारती है और कहती है, अब दोबारा यहाँ पर मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ हम याओ याओ के डैड को देखते हैं, जो इंटरनेट पर याओ याओ के अगेंस्ट न्यूज के कमेंट्स पढ़ रहे थे और वो टॉप ट्रेंडिंग में चल रही थी। सब लोगों ने याओ याओ को कमेंट्स में बहुत ज्यादा बुरा भला कहा हुआ था, जो पढ़कर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो याओ याओ को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, जितना एम्बेरस तुमने मुझे किया है, आज तक मैं कभी भी इतना एम्बेरस नहीं हुआ। मैंने तुम्हें बहुत काबिल समझा था, इसी वजह से जियांग को डायरेक्टर की जगह से हटाकर तुम्हें उस जगह पर बिठाया था, लेकिन तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तो याओ याओ उनको अपनी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसको कहते हैं, मुझे तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना, तुम मुझे अब तक डैड कहकर मत बुलाना, जब तक ये सारा मैस जो तुमने फैलाया है ये क्लियर ना हो जाए। और यहाँ उनको पता चलता है कि याओ याओ ने जो भी उनको पहले बताया था कि उसके बहुत बड़े बड़े डिजाइनर से कॉन्टैक्ट है, वो सब झूठ था। और ये सब सुनकर उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। दूसरी तरफ हम जांग को देखते हैं, जिसके पास जियांग का फोन पड़ा होता है, तो वो उसकी कॉल रिसीव कर लेता है।
तभी सामने से लू बोलता है तो जांग कहता है, तुम कौन हो? तो लू लड़के की आवाज सुनकर समझता है कि शायद उसने कोई गलत नंबर डायल कर लिया है। लेकिन जैसे ही वो रीडायल करता है तो दोबारा से जांग ही जियांग का फोन उठाता है और कहता है, कौन हो तुम? तो वो कहता है, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम कौन हो और जियांग का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, वो कहाँ है? तो वो जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए कहता है, वो नहा रही है और मैं कौन हूं ये तुम्हारा मैटर नहीं है, और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर सब लोग याओ याओ पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से कंपनी की रेपुटेशन बहुत खराब हुई थी और स्टॉक्स भी गिर गए थे। और सब लोग मिलकर यह फैसला लेते हैं कि अब दोबारा से जियांग को ही डायरेक्टर बना दिया जाए। जिसके बाद याओ याओ अपने रूम में जाकर सारा सामान गिराने लगती है। तभी वहां पर जियांग आती है और कहती है, क्या अब ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है? तो प्लीज ये तोड़फोड़ मत करो और जितना जल्दी हो सके मेरा रूम खाली कर दो। और मन में कहती है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। जिसके बाद हम लू की मॉम को देखते हैं जो अब्रॉड से वापस आ गई थी और लू से बहुत नाराज थी। वो लू को कहती हैं, मुझे नहीं पता चाहे कुछ भी हो, हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ सिर्फ और सिर्फ जियांग ही बनेगी। तुम कल ही मेरे साथ उसके पास जाना और उससे अपोलोजाइज करना होगा। तो वो कहता है, मॉम आप फिक्र मत करें, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी क्योंकि उसे मुझसे अच्छा सकता। तो वो उसको कहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम नेक्स्ट वीक मेरे बर्थडे पर उसको इनवाइट कर लो, मुझे मेरे बर्थडे पर वो हर हाल में चाहिए। तो वो कहता है, ठीक है। जिसके बाद हम बैंक्वेट का सीन देखते हैं जहां पे लू अपनी मॉम के साथ सारे गेस्ट का वेलकम कर रहा था। तभी वहां पे याओ याओ अपने मॉम डैड के साथ आती है तो सब लोग उन लोगों को देखकर बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े स्कैंडल के बाद भी अभी इन लोगों में इतनी हिम्मत है कि ये लोग बैंक्वेट अटेंड कर रहे हैं और याओ याओ के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं। और तभी वहां पे जियांग एंटर होती है जो रेड ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं और उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद लू जियांग को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम यहाँ पे वेट करो। और तभी वहां पे याओ याओ आ जाती है जो जियांग को कहती है, भले ही तुमने डायरेक्टर की पोजीशन मुझसे वापस ले लिया लेकिन मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारा प्यार वापस नहीं दूंगी। लू सिर्फ मेरा है और वो मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं दूंगी। और उसका हाथ पकड़कर खुद को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे जियांग ने उसको नीचे फेंका है। और ये देखकर सब लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि याओ याओ लू के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और अब गिरने की वजह से उसकी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। और ये देखकर सब लोग जियांग को बुरा भला कह रहे थे और उसके मॉम डैड भी उसको ही बुरा कह रहे थे और कह रहे थे, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो, तुमने अपनी ही बहन को सीढ़ियों से गिरा दिया। तो वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर याओ याओ और भी ज्यादा नाटक करने लग जाती है और कहती है, मैं तो बस सिस्टर को ये बताना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी और मुझे सीढ़ियों से नीचे ही धक्का दे देंगी। जो सुनकर लू जियांग को कहता है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर जियांग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें जो भी समझ में आए समझो, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तभी तुम्हें सच दिखाई नहीं देता। तभी याओ याओ जोर से चिल्लाने लग जाती है और कहती है, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसकी ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होने लगती है तो लू उसको हॉस्पिटल लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को घर पर देखते हैं और तभी उसको उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसको बताती है, याओ याओ का मिसकैरेज हो गया है, उसका बेबी सिर्फ 2 मंथ्स का था। तो ये सुनकर वो मन में कहती है, 2 महीने पहले तक तो सब कुछ ठीक था मेरे और लू के बीच में, वो अब्रॉड से आया था और हम दोनों की शादी होने वाली थी, यानी वो तब भी मुझे धोखा दे रहा था और उसका अफेयर याओ याओ के साथ चल रहा था। और ये सब सोचकर वो थोड़ी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में था और मन में कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया जियां, एक तो बाहर किसी और आदमी के साथ अफेयर चलाया और मेरे बच्चे को भी इस दुनिया में आने से पहले खत्म कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है, मुझे कुछ आदमियों की जरूरत है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी होती है और उसको कहती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर याओ याओ ने मुझे फ्रेम ही करना था तो उसको क्या जरूरत थी अपने चाइल्ड को अबॉर्ट करने की। मुझे लगता है कि वो बच्चा लू का था ही नहीं, उसने जानबूझकर इस बच्चे को खत्म किया है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो लू की नजर में अच्छी भी बन जाए और लू मुझसे नफरत भी करने लग जाए। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो अपने मुंह पर फेस मास्क लगाकर बैठा होता है, जिसको देखकर उसका असिस्टेंट बहुत हैरान होता है और कहता है कि यकीन नहीं आता कोई एक लड़की के पीछे इतना बदल सकता है, हमारे सर क्या थे और क्या हो गए। जियांग ऑफिस में होती है तभी जियांग उसको कॉल करता है और कहता है कि आज हम घर पर आओगे। तो वो कहती है, ओके आ जाऊंगी। जिस पर वो उसको कहता है, अच्छा तो फिर आपने क्या खाना है मुझे बताओ, मैं आपके लिए वही बनाकर रखूंगा। तो वो कहती है, जो तुम्हारा दिल करे वो बना लो। जिसके बाद वो ऑफिस से निकलती है तभी एक औरत उसके पास आती है और कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, मेरा हस्बैंड मुझे मारना चाहता है। तो जियांग उस लेडी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी वो लेडी उसके नेक पर इंजेक्शन लगाती है और उसको बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम झेंग को देखते हैं जो टेबल पर खाना लगा रहा होता है और जियांग का वेट कर रहा होता है लेकिन वो अब तक नहीं आती। तो वो उसको कॉल करता है लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था।
तो वो बहुत परेशान हो जाता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, तो उसको पता चलता है कि वो किडनैप हो गई है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जिसको कार में होश आता है तो वो किडनैपर्स की बातें सुन लेती है कि उसको किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं, लू है। ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा दुख होता है और तभी वहां पर जैंग भी आ जाता है, जो उसको उन गुंडों से बचा लेता है। तो वो उसको कहती है, तुम यहाँ पर कैसे आए? जिस पर वो उसको कहता है, मुझे नंबर्स को ट्रैक करना आता है, मैंने तुम्हें ट्रैक किया, इस वजह से मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ। और तभी एक आदमी उसके बाजू पर डंडा मारता है। तो जियांग जैंग को कहती है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है, नहीं, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मुझे किस की जरूरत है। तो वो उसको किस करती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को घर में देखते हैं। जियांग जैंग के बाजू पर पट्टी करती है तो वो उसको किसिंग करने लगता है, लेकिन तभी बाहर का दरवाजा बजता है। तो वो उसको कहती है, मुझे छोड़ो, मैं दरवाजे पर देख लूं। और दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी आंटी खड़ी होती है, जो जैंग को उसके घर में देखकर कहती है, ये कौन है? तो जियांग कहती है, ये मेरा फ्रेंड है जिसने मेरी जान बचाई है। तो उसकी आंटी कहती है, ओह, मुझे लगा कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद जैंग जियांग के सामने ऐसे नाटक करता है जैसे उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और कहता है, मैं शावर नहीं ले सकता क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज आप मेरी मदद करो। तो वो ब्लश करने लगती है और तभी उसको एक फोन कॉल आ जाती है। तो वो उसको कहती है, तुम नहाने की तैयारी करो, मैं ये कॉल सुनकर आती हूँ। और जैसे ही वो फोन कॉल सुनकर आती है, वो बाथरूम में विदाउट क्लोथ्स खड़ा होता है, जो देखकर वो चिल्लाने लगती है और कहती है, तुमने कपड़े क्यों उतार दिए? तो वो कहता है, नहाने के लिए तो कपड़े उतारने पड़ते हैं ना। तो वो शर्म से बाथरूम से बाहर निकल जाती है और कहती है, क्या तुम खुद नहा लो, वैसे भी मुझे एक जरूरी काम के लिए घर जाना है, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। जिसके बाद वो घर जाती है जहां पर जियांग के डैड याओ याओ की मॉम के साथ मिलकर जियांग की बायोलॉजिकल मदर को रुला रहे थे। तो जियांग जाकर 2 मिनट में उन सबकी बोलती बंद करवा देती है और कहती है, अगर आज के बाद आपने मुझे या मेरी मॉम को तंग करने की कोशिश की तो मैं आपकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगी। तो वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी मॉम को एक क्लब में लेकर जाती है और कहती है, आप डैड से डिवोर्स ले लें और अपनी खुशी के लिए एंजॉय करें। जिसके बाद वो बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलाती है अपनी मॉम के लिए और सबको अपनी मॉम को एंटरटेन करने को कहती है। शुरुआत में तो उसकी मॉम बहुत घबरा रही होती है, लेकिन बाद में वो भी बहुत एंजॉय करने लग जाती है। दूसरी तरफ जब ये बात जैंग को पता चलती है तो वो उसको कॉल करता है और कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से घर पे आओ। तो वो अपनी मॉम को बताकर वहां से निकलती है और घर पर आती है और कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? तो वो कहता है, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, और मुंह फुलाकर बैठ जाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, क्या हुआ है? तो वो कहता है, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही, तुम मेल मॉडल क्लब गई थी ना। जिस पर वो हंसने लग जाती है। सीन यहाँ पर चेंज होता है और हम जियांग को देखते हैं, जो जियांग को कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और उसको कहती है, मेरी ग्रैंडमा को दिखाने के लिए मुझे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, हम दोनों 1 साल तक मैरिड रहेंगे, फिर उसके बाद डिवोर्स हो जाएगा और इसके बदले में तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। तो इस बात पर वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था। जिसके बाद वो दोनों नेक्स्ट सीन में जाकर शादी कर लेते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रहे होते हैं। जैंग का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उड़ने लग जाए, वो इतना खुश था। और जियांग को कहता है, मैं तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस पर चांद सितारे सब कुछ लगा दूं, बताएं आपको कैसी वेडिंग रिंग चाहिए? तो वो उसको काम डाउन करवाती है और कहती है, क्या हो गया है, ये शादी फेक है। तो वो कहता है, नहीं, ये शादी फेक नहीं है, हम लोग ओरिजिनली कपल हैं, भले ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन हैं तो हम कपल ना। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं तुम्हारे और अपने लिए एक रिंग बाय कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में जैंग उस रिंग को देख रहा होता है, सबको बताता है, देखो ये मेरी वेडिंग रिंग है। ये सुनकर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, वो कहते हैं, क्या आपने शादी भी कर ली? तो वो उनको अपनी वेडिंग पिक्चर्स दिखाता है। जिसके बाद जियांग रात को घर आती है तो वो देखती है कि उसने पूरा घर अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और वो जियांग को सुंदर से फ्लावर्स देता है और हैप्पी वेडिंग विश करता है। तो वो मन में कहती है, ये कितना हैंडसम है, कितना लॉयल है, कितना लविंग है, अगर मैं इससे सच में शादी भी करती तब भी मुझे कभी भी इस बात पर रिग्रेट नहीं होता। और तभी जियांग उसको कहता है, आज हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट है ना, इसको बहुत अच्छे से गुजारना चाहता हूँ ताकि ये हमेशा हमें याद रहे। तो वो कुछ कहने ही वाली होती है कि वो उसको किस कर लेता है और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। सुबह जब जियांग की आंख खुलती है तो जियांग उसको हक कर लेता है और उसके कान में बोलता है, लास्ट नाइट तुम बहुत पैशनेट थी, क्यों ना हम दोबारा एक राउंड करें? जो सुनकर वो मन में कहती है, इसमें तो बहुत स्टेमिना है, लेकिन मेरी तो कमर जवाब दे चुकी है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसको बहाना लगा देती है और कहती है, मेरी ऑफिस में एक मीटिंग है तो उसके लिए मुझे जल्दी जाना होगा। तो वो कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में जैंग जियांग के पास आता है और उसको कहता है, क्या मैं तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ? मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। तो वो सोच में पड़ जाती है और तभी वो मन में कहता है, अगर मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर जॉब करूंगा तो मैं तुम्हारे पास भी रह पाऊंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। तो जियांग उसको कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब अरेंज करती हूँ। तो वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे असिस्टेंट की जॉब करना चाहता हूँ। जिस पर वो उसको कहती है, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी एक असिस्टेंट है। तो वो कहता है, प्लीज मुझे अपना असिस्टेंट रख लो, मैं कोई और जॉब नहीं करना चाहता। तो वो स्माइल करती है और कहती है,
ठीक है, कल से तुम जॉब पर आ जाना। नेक्स्ट डे वो जियांग के साथ ऑफिस जाता है और सब लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। सारी लड़कियां तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, एक दूसरे से पूछने लगती हैं कि ये कौन है, जबकि जांग तो मन लगाकर काम कर रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं, तभी जांग जियांग को किस करने लगता है और ये सब लू और याओ याओ भी देख लेते हैं। और लू तो ये सब देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और जियांग को कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी फियोंसे हो और तुम ऐसे मेरे सामने किसी और के साथ अफेयर चला रही हो। कौन है ये लड़का? तो जियांग कहती है, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है और ये लड़का जो भी है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम लू को देखते हैं जो जियांग को कॉल करता है। तो वो कॉल पिक करता है और कहता है, जियांग नहाने गई हुई है, वो तुमसे बात नहीं कर सकती। तो वो उसको कहता है, मैंने उससे बात करने के लिए कॉल नहीं की, मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की है। तो वो कहता है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं अभी जियांग के पास बाथरूम में जाने वाला हूँ उसके साथ शावर लेने के लिए। ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, कल तुम 11 बजे मुझे कैफे में मिलना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद हम कैफे का सीन देखते हैं जहां पर लू जांग का वेट कर रहा होता है। तभी जांग वहां पर आता है और कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया, और टेबल पर पैर रखकर बैठ जाता है। तो लू उसको एक 5 मिलियन का चेक साइन करके देता है और कहता है, आज के बाद मुझे तुम जियांग के साथ नजर नहीं आने चाहिए। तो जांग वो लेने से मना कर देता है और कहता है, जियांग जैसी ब्यूटीफुल और वेल्थी लड़की को छोड़ने की गलती कौन कर सकता है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तभी लू को उस पर गुस्सा आता है और वो उसको मारने ही वाला होता है कि वो उल्टा उसकी धुलाई कर देता है और कहता है, आज के बाद तुम मुझे जियांग के पास नहीं दिखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद घर आकर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे लू ने उसको बहुत मारा है और जियांग को कहता है, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए उससे पैसे लेने से मना कर दिया था, इस वजह से उसने मुझे मारा है। और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। जो सुनकर जियांग को बहुत दुख होता है और वो उससे पूछती है, क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? तो वो कहता है, लेकिन मैंने सुना है कि किसिंग करने से दर्द खत्म हो जाता है। तो वो उसको किस करती है और कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं जो जियांग को लेकर एक शॉपिंग मॉल में जाता है ड्रेस पिक करने। तभी वहां पर याओ याओ भी आ जाती है और अनफॉर्चुनेटली उसको भी सेम ड्रेस चाहिए होता है जो जियांग का था। और लू भी वहां आ जाता है और जियांग की इंसल्ट करने लगता है और कहता है, तुम्हें यह ड्रेस याओ याओ को देना ही होगा। तो लू को देखकर जियांग डरने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है, प्लीज, और भी ज्यादा डरने की एक्टिंग करने लगता है। जो देखकर जियांग लू के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? तो वो कहता है, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। जिस पर जांग मासूम सा मुंह बनाकर बोलता है, हाँ तुमने नहीं मारा, मैं ही गलत बोल रहा हूँ, मैं खुद से गिर गया था। तो लू कहता है, तुम एक्टिंग करना बंद करो। जो सुनकर जियांग फिर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम इसको डरा रहे हो। और तभी जांग उन सबको बातों में लगाकर एक मैसेज करता है और खड़े खड़े पूरा मॉल खरीद लेता है। जिसके बाद सेल्स गर्ल को एक कॉल आता है और वो लू को कहती है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि हम लू फैमिली के किसी भी कस्टमर को सर्व नहीं कर सकते, तो हम आपको ये ड्रेस नहीं दे सकते, आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये सुनकर लू और याओ याओ बहुत हैरान होते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जियांग भी बहुत सरप्राइज थी, लेकिन वो इसको कोइंसिडेंस समझ लेती है। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं तो झेंग जियांग को सॉरी कहता है और कहता है, मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए डिनर नहीं बना पाया। तो वो उसको प्यार करती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं इंस्टेंट नूडल्स बनाकर लाती हूँ। जिसके बाद वो उसके लिए नूडल्स बनाकर लाती है और कहती है, मैं शावर लेकर आ रही हूँ। तो झेंग नूडल्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उनकी पिक्चर्स बनाकर अपने फ्रेंड्स को सेंड करता है और कहता है, ये मेरी वाइफ ने मेरे लिए बनाए हैं। तो उसके फ्रेंड समझते हैं कि वो मजाक कर रहा है और कहते हैं, अच्छा मजाक है, तुम्हारी तो वाइफ ही नहीं है। तो वो कहता है, मेरे पास तुम्हारे बकवास के लिए टाइम नहीं है, मुझे कल के जजेस की लिस्ट भेजो। जिसके बाद हम फैशन शो का सीन देखते हैं जिसमें याओ याओ और जियांग दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था। सबको व्हाइट कलर का एक कपड़ा दिया जाता है जिससे उन्होंने अपने लिए एक ड्रेस डिजाइन करना था, लेकिन सिर्फ जियांग को ही ब्लैक कलर का एक अलग से कपड़ा दिया जाता है जिससे उसने अपना ड्रेस डिजाइन करना था। और यहाँ हमें पता चलता है कि याओ याओ पहले से ही सारे जजेस को खरीद चुकी है, इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं थी। दूसरी तरफ जियांग एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाती है और जब रिजल्ट्स की बारी आती है तो झेंग बनकर वहां आता है, लेकिन उसने मास्क पहना हुआ था इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता। और एंडिंग रिजल्ट में जियांग जीत जाती है। जिसके बाद सारे जजेस याओ याओ की भेजी हुई वॉइस नोट सबके सामने सुनाते हैं और बताते हैं, इसने हमें खरीदने की कोशिश की है। जो सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, जो लोग अपने बच्चों को पॉकेट मनी में भी 10 मिलियन देते हैं उनको तुमने 5 मिलियन से खरीदने की कोशिश की, तुम्हें शर्म नहीं आई ये करते हुए? इसके बाद याओ याओ कहती है, नहीं, ये सब झूठ है और ये सब जियांग की साजिश है मुझे फंसाने के लिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और पब्लिक की सिंपैथी गेन करने के लिए एकदम मासूम बनने की एक्टिंग करती है। और तभी जियांग सबको कहती है, इसके मासूम चेहरे के पीछे मत जाएं, और सबको उस दिन की उसकी मिस कैरेज की रिपोर्ट दिखाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि याओ याओ का मिस कैरेज गिरने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसने पहले से ही दवाई खाई थी मिस कैरेज करने के लिए। और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज भी सबको दिखाती है
जो देखकर सब लोग याओ याओ को बुरा भला कहने लग जाते हैं। और तभी वो फिर से बेहोश होने का नाटक करती है और सबकी बातों से अपनी जान छुड़ा लेती है। जिसके बाद झैंग जियांग को अवार्ड देता है तो वो उसको देखकर मन में कहती है, ये तो एकदम झैंग के जैसा है, मुझे ये क्यों वैसा ही लग रहा है। और उससे अवार्ड लेने ही वाली होती है कि वहां पर याओ याओ आ जाती है और उस अवार्ड को तोड़ देती है और कहती है, नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकती, तुमने चीटिंग की है। लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता, इस वजह से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और जियांग को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद अब जियांग की सैलरी 50 मिलियन पर मंथ होने वाली थी, तो वो घर आकर 50,000 जांग को देती है एज अ गिफ्ट, जो उसके सामने एकदम खुश होने की एक्टिंग करता है। लेकिन असल में तो वो पैसे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। जिसके बाद हम उन दोनों को ऑफिस में देखते हैं, जहां पर जियांग जांग को कहती है, मुझे भूख लग रही है। तो वो कहता है, हाँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है, और उसके क्लोज आने लगता है। तो वो कहती है, क्या कर रहे हो? जिस पर वो उसको कहता है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना खिला दो, और उसको किस करने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद जियांग अपना दोबारा से मेकअप कर रही होती है, क्योंकि सारा मेकअप तो उसने रोमांस करके उतार दिया था, और उसको कहती है कि आज के बाद ऑफिस में ऐसी हरकत मत करना, और उसकी नेक पर भी थोड़ा सा फेस पाउडर लगाती है। वो उसको खुद के क्लोज करता है और कहता है, क्या? अच्छा ठीक है, मैं आज रात तुम्हें रेस्ट दूंगा ताकि तुम आराम कर सको, रोज रोज करके तुम बहुत वीक हो गई हो। तो वो मन में कहती है, मुझे समझ में नहीं आता ये मुझे सपोर्ट कर रहा है या मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ। जबकि वो मन में कहता है, कल मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, अपनी रियल आइडेंटिटी तुम पर शो कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत खुश होगी ये जानकर। जिसके बाद नेक्स्ट डे जियांग बैंक्वेट में जांग के साथ जाती है, और लू जब उसको जांग के साथ देखता है तो उसकी बहुत इंसल्ट करता है और कहता है, क्या तुम एक असिस्टेंट के साथ घूम रही हो? क्या तुम्हारी ये औकात रह गई है? और तभी जांग अपनी रियल आइडेंटिटी सबके सामने शो कर देता है, जो सुनकर जियांग बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसको गुस्से से देखने लग जाती है। तभी वो उसको कहता है, पहले तुम अपनी फैमिली वालों से तो डील कर लो, फिर बाद में मुझ पर गुस्सा करना। जिसके बाद जियांग लू के सामने याओ याओ की सारी सच्चाई ले आती है, तो वो उसको थप्पड़ मारता है और जियांग से माफी मांगता है, लेकिन वो उसको माफ नहीं करती और जांग के कहने पर लू को गार्ड्स उठाकर ले जाते हैं। जिसके बाद वो जियांग को सॉरी कहता है तो वो गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते, तुमने जरूर मुझे किसी मकसद के लिए अप्रोच किया था, मुझे बताओ तुम्हारा क्या मोटिव था? तो वो कहता है, कोई मोटिव नहीं था, मैं तुम्हें पसंद करता था। जिसके बाद हमें बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर जांग का एक्सीडेंट हो गया था और वो कार में फंसा हुआ था। तभी वहां पर जियांग आती है और उसको बचा लेती है और साथ में उसको स्माइल करने को कहती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जांग जियांग को हक करता है और कहता है, अब मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है और फिर तुम मुझे मिली हो। और साथ ही दोनों हमेशा एक साथ रहने के वादे करते हैं, जिसके साथ ही हमारी क्यूट सी लव स्टोरी एंड हो जाती है।